हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑप्टिक्स में सेकंड लेक्चर लेकर के आ रहे हैं। बीएससी सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में चैप्टर 1 चल रहा है हमारा इंटरफ्रेंस और डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। इसमें आज हमारा सेकंड लेक्चर है। पहला लेक्चर हम करा चुके हैं जिसमें हमने फ्रिंज चौड़ाई कैलकुलेट की थी। एक्स बार बराबर डी लैम्डा अपॉन 2d ब्राइट और डार्क दोनों के लिए बराबर आई थी। आइए आज का शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं, यानी कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं। इक्वल फ्रीक्वेंसी के दो लाइट सोर्स जिनके बीच फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहता है कोहेरेंट सोर्सेज कहलाते हैं। तो एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है कि कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं या कोहेरेंट सोर्सेज को परिभाषित कीजिए, तो हम लिख देंगे ये डेफिनेशन। अब पर्दे पर स्थिर व्यतिकरण चित्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि दोनों लाइट सोर्स कोहेरेंट हो। ये कंडीशन होती है, इंटरफेरेंस तभी होगा जब दोनों लाइट सोर्स कोहेरेंट हों। दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। स्वतंत्र प्रकाश स्रोत जैसे दो बल्ब जला दिए जाएं, S1 S2 दो स्लेटें ली थी हमने और दो बल्ब वहां पर रख दिए जाएं तो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा। तब क्या करेंगे हम, कोहेरेंट सोर्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो निम्न दो मेथड से प्राप्त कर सकते हैं। पहला मेथड है तरंगाग्र के विभाजन द्वारा, यानी बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, जो कि हम चैप्टर इस समय स्टडी कर रहे हैं। इस मेथड में एक सोर्स से उत्पन्न होने वाला वेव फ्रंट प्रिज्म, दर्पण यानी मिरर या लेंस द्वारा दो भागों में या तरंगाग्रों में डिवाइड किया जाता है। जैसे मेथड कौन कौन से हैं, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, यंग का मेथड था जो हम पढ़ चुके हैं। दूसरा है फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, इसके द्वारा भी हम कोहेरेंट सोर्स प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा है लॉयड मिरर, इसके द्वारा भी हम कोहेरेंट सोर्स प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हम पढ़ चुके हैं, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म और लॉयड मिरर हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे और ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब दूसरा मेथड कौन सा है, पहला मेथड तो हमारा हो गया तरंगाग्र का विभाजन जो पूरा चैप्टर है हमारा। दूसरा चैप्टर हमारा कौन सा आएगा इसी यूनिट में जिससे कि हम कोहेरेंट सोर्स प्राप्त कर सकते हैं, आयाम के विभाजन द्वारा बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, जो कि चैप्टर नंबर 2 है। इस मेथड में लाइट वेव के आंशिक परावर्तन और अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के द्वारा एम्पलीट्यूड को दो या दो से अधिक भागों में डिवाइड करके कोहेरेंट सोर्स प्राप्त किए जाते हैं। इसमें लाइट सोर्स ब्रॉड होता है। कौन कौन से हम टॉपिक पढ़ेंगे उनके नाम भी दिए हैं हमने, किसमें आयाम का विभाजन होता है, यह भी कभी भी पूछा जा सकता है कि इनमें आयाम के विभाजन द्वारा इंटरफेरेंस कौन सा है और वेव फ्रंट यानी तरंगाग्र के विभाजन द्वारा कौन सा इंटरफेरेंस घटनाएं हैं। तो न्यूटन्स रिंग, माइकलसन इंटरफेरोमीटर और फेवरी-पेरो इंटरफेरोमीटर, ये तीनों टॉपिक हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे और ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। यहां से लॉन्ग क्वेश्चन मिलने की पूरी उम्मीद है। तो आइए नेक्स्ट हमारा है कोहेरेंट सोर्स। समझ में आ गए कि अगर क्या होता है कोहेरेंट सोर्स, बराबर फ्रीक्वेंसी की दो लाइट सोर्स के बीच में अगर फेज डिफरेंस समय के साथ कांस्टेंट रहता है तो ऐसे सोर्सेज क्या कहलाते हैं, कोहेरेंट सोर्स कहलाते हैं। दूसरा इनकोहेरेंट यानी कला असंबद्ध स्रोत क्या होगा, तो अगर कलांतर दो सोर्स के बीच कलांतर समय के साथ कांस्टेंट नहीं रहता तब ऐसे सोर्स इनकोहेरेंट या कला असंबद्ध स्रोत कहलाते हैं। इनसे व्यतिकरण चित्र प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, स्पष्ट और स्थिर व्यतिकरण के लिए शर्तें, तो ये कभी भी पूछी जा सकती हैं। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कभी भी पूछ सकते हैं। कंडीशंस फॉर वेल डिफाइंड एंड सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, तो दो लाइट सोर्स द्वारा वेल डिफाइंड और सस्टेन्ड इंटरफेरेंस प्राप्त करने के लिए निम्न कंडीशंस होनी चाहिए। इसी तरीके से लिख करके आएंगे एग्जाम में, बिल्कुल वही मैंने यहां लिख रखा है जो एग्जाम में हमें कॉपी में लिखना है। नंबर 1, सोर्स कैसे हो चाहिए, कोहेरेंट होने चाहिए, यानी दोनों लाइट सोर्स कोहेरेंट होने चाहिए, अर्थात उनकी फ्रीक्वेंसीज बराबर होनी चाहिए और फेज डिफरेंस समय के साथ कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, ये पहली कंडीशन हो गई। दो सोर्सेज, अब इसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, दो सोर्सेज जिनकी फ्रीक्वेंसी बराबर
और आयाम a1 और a2 हैं, तब इनके कारण किसी बिंदु P पर परिणामी आयाम क्या आता है, आर स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। और ये हमारे पास अगर देखा जाए तो ये चीज होती है आई, जहां फाई उनके बीच फेज डिफरेंस है। इस बिंदु पर इंटेंसिटी यानी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यदि फाई का मान समय के साथ कांस्टेंट रहता है तब बिंदु पर इंटेंसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो यहां हमारे पास फाई की वैल्यू समय के साथ कांस्टेंट होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त दोनों सोर्सेस से उत्पन्न फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होंगी, तब इनके बीच फेज डिफरेंस लगातार चेंज होता रहेगा और किसी भी बिंदु पर इंटेंसिटी का मान लगातार बदलेगा। दूसरी कंडीशन क्या है, एम्पलीट्यूड जो है दोनों तरंगों के बराबर होने चाहिए, इक्वल एम्पलीट्यूड होने चाहिए। तो हमने जब डेफिनेशन ली थी तब वहां पढ़ाया था कि दो समान आयाम की तरंगें बराबर आयाम होने चाहिए। तो दोनों लाइट वेव के आयाम बराबर या लगभग बराबर होने चाहिए। यदि दोनों वेव्स के आयाम a1 और a2 हैं तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए r मैक्सिमम कितना होता है, a1 प्लस a2, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए r मिनिमम होता है a1 माइनस a2। मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, और मिनिमम इंटेंसिटी होती है a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। अब विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंजेस, ये भी हमें ध्यान रखना है, b बराबर आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम। इसे हम कहते हैं फ्रिंजों की दृश्यता, विजिबिलिटी को कहते हैं हम दृश्यता। तो b बराबर ये होता है आई मैक्सिमम आई मिनिमम की वैल्यू लगाएं हम, तो a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू लगा दी। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 4a1 a2 और नीचे आ जाएगा 2a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, यानी ये हमारे पास आया 2a1 a2 अपॉन a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। और अगर आयाम दोनों के बराबर हैं, a1 और a2 है, तब दृश्यता कितनी आएगी, 1 यानी 100%, और मिनिमम कितनी होगी इंटेंसिटी, 0। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मैक्सिमम आएगी और मिनिमम इंटेंसिटी मिनिमम आएगी। अतः कंट्रास्ट कैसा होगा, यहां पर मैक्सिमम होगा, विपर्यास जिसे हम कंट्रास्ट कहते हैं वो मैक्सिमम होगा। जो फ्रिंज हमें डार्क दिखनी है वो एकदम डार्क दिखेगी, काली दिखाई देगी, और जो हमें ब्राइट दिखनी है वो एकदम से ब्राइट दिखेगी, जिससे कि हम उसमें अच्छे से देख सकें। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेम प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। जो दोनों हमारे पास सोर्सेज हैं उनका जो पोलराइजेशन की कंडीशन है वो समान होनी चाहिए। तो पोलराइज्ड लाइट भी 3 तरह की होती है, प्लेन पोलराइज्ड, सर्कुलरली पोलराइज्ड और इलिप्टिकली पोलराइज्ड। तो जैसी भी हैं दोनों तरंगें समान पोलराइज्ड होनी चाहिए। तो यदि वेव्स पोलराइज्ड हैं तब उनकी पोलराइजेशन स्टेट समान होनी चाहिए, अर्थात दोनों सोर्सेज से आने वाली लाइट वेव्स के वाइब्रेशन का प्लेन समान होना चाहिए, तभी उनमें इंटरफेरेंस संभव होगा। नेक्स्ट क्या है, सेम डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। जो उनके संचरण की दिशा है वो भी समान होनी चाहिए। तो दोनों वेव्स के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त दोनों सोर्सेज के बीच की दूरी 2d कम और सोर्स से स्क्रीन के बीच की दूरी कैपिटल D अधिक होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है, तो इसे भी अच्छे से हम लोग तैयार करेंगे।